नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडू कैरियर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 7 के कुछ प्रश्नों के बारे में, जो कि SCERT बिहार में जो किताबें चलती हैं और ये NCERT बेस्ड किताबें होती हैं, उन्हीं से मैंने प्रश्नों को लिया है और इसको हम लोग 2-3 वीडियो में पूरे ज्योग्राफी को अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर आप आगामी BPSC TRE 4 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 6 to 8 की सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो या फिर क्लास 9-10 सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही मददगार साबित होगा। साथ ही साथ अगर क्लास 7वीं के आप स्टूडेंट हैं या आपके आसपास कोई हैं, तो ये वीडियो आप उनको भी दिखा सकते हैं। तो आइए बगैर समय को गवाए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपके सामने जो विकल्प दिए गए हैं उसमें है कि ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और जर्मन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा फ्रेंच, यानी कि एनवायरनमेंट शब्द जो है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा इस पर और बात कर लें कि ये जो एनवायरनमेंट होता है, ये एक फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से बना है, जिसका अर्थ ही होता है आस पड़ोस। तो ये भी आप दिमाग में रखेंगे। दूसरा प्रश्न जो है वह है कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? हम सबों को पता है कि हमें जीने के लिए जो है वो जल चाहिए, वायु चाहिए, और हम लोग निवास करते हैं स्थल पर। ये सब जब संभव होता है तभी जाकर के वहाँ पर जीवन हम लोग जीते हैं। तो उस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जैव मंडल। वायुमंडल क्या है? हमारे चारों ओर जो वायु की परत है, वायु का जो आवरण है, और वह कई लेयर में है। आप सबको पता होगा कि वायुमंडल की 5 परतें, उसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और जिस भूमि पर हम लोग रहते हैं वह भूमंडल कहलाता है, और जो जलावरण है हमारा, चाहे वो सागरों में हो, महासागरों में हो, वह जलमंडल कहलाता है। तो इस प्रश्न के आलोक में जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा जैव मंडल। अब ध्यान से इस वीडियो को, जो बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी उसको ध्यान से केवल सुनना है, समझना है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होता चला जाएगा और आसानी से बातें भी आपको समझ में आएंगी। तो आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है कि वह है कि महाद्वीपीय संहति में प्रॉपर्टी की मोटाई क्या होती है? देखिए, ये जो महाद्वीप हैं, जिसमें कि स्थल भाग जो हमारा पृथ्वी का है, 7 महादेश हैं, उसे महाद्वीप भी कहा जाता है। इसमें जो प्रॉपर्टी की मोटाई होती है वह 35 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 35 किलोमीटर। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न पूछ दिया जाए कि समुद्री सतह पर इसकी मोटाई क्या होती है, तो समुद्री सतह पर याद रखेंगे आप कि अगर समुद्री सतह पर पूछ दे, समुद्री सतह पर, तो वह 5 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 5 किलोमीटर होती है। और महाद्वीप में 35 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, काफ़ी चर्चा में रहता है। इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से कर लेंगे कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। इसके अतिरिक्त जो 3 विकल्प और दिए गए हैं उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 5 सितंबर हम सबको पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन उस दिन मनाया जाता है और शिक्षक दिवस उस दिन मनाते हैं। 16 सितंबर की बात कर लें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था, उसी की में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। और 22 मार्च की अगर बात कर लें तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है, 22 अप्रैल की बात कर लें तो पृथ्वी दिवस, और 22 मई की अगर बात कर लें तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फंसना नहीं है। आप आराम से इसको एक बार देख लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वह है कि परपट्टी के ठीक नीचे, यानी भूपरपट्टी के ठीक नीचे जो है वह मेंटल होता है और उसकी गहराई के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है
कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं पृथ्वी की? 3 परतें होती हैं। जो ऊपरी परत है वह परपटी कहलाता है। क्या कहलाता है? परपटी। बीच वाली परत को हम लोग मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और तीसरी या सबसे आंतरिक परत जो होता है उसे क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि परपटी के ठीक नीचे, ये 1 नंबर पे हो गया आपका परपटी, 2 नंबर पे हो गया मेंटल। तो जो मेंटल है इसकी गहराई के बारे में पूछ रहा है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 2900 किलोमीटर। यह औसतन है। आपको अलग अलग सोर्सेस में थोड़े बहुत कम अधिक देखने को मिलेंगे, लेकिन जो SCERT है, जो NCERT है, उसमें आपको यही देखने को मिलेगा। तो इसको आप दिमाग में रख लेंगे। 2900 किलोमीटर मेंटल की गहराई होती है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला जो प्रश्न है वह है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? देखिए अभी हम लोग इस पर चर्चा की थी। ये अगर अर्थ ले लेते हैं हम लोग इस पर अभी तुरंत हम लोगों ने चर्चा की है। ये अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। पहली परत की बात कर लें तो पहला परत क्या हो जाता है, जिसको हम लोग सियाल भी कहते हैं, और ये परपटी कहलाता है। दूसरा परत जो होता है वह सीमा भी कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमा, SIMA। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सियाल में जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम रहता है, जबकि सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम रहता है। उसकी बात कर लें, तीसरा जो होता है वह होता है नीफे, निकेल और लोहा, फेरस जो होता है। तो ये 3 परतें हैं। तो जो सबसे ऊपरी परत है वह परपटी कहलाता है, परपटी भी उसको कहते हैं। बीच वाली परत को हम लोग मेंटल कहते हैं, इसको हम लोग देख चुके हैं। और जो सबसे नीचे की परत होती है वह क्रोड कहलाता है। तो यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से जो है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, आप आसानी से उत्तर कर लेंगे, क्रोड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेंटल की गहराई कितनी होती है, तो अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर मेंटल की जो गहराई होती है वह 2900 किलोमीटर होती है। आप आराम से जो है प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो सब बातें आपके दिमाग में रहेंगी। और जो आपको लगता है कि याद नहीं रहेगी, फैक्ट है, कोई डाटा है, कोई आंकड़ा है, तो उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें, ताकि दोबारा उसको अगर आप देखते हैं तो आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगी। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब। ये सभी प्रश्न जो है पृथ्वी की परतों से पूछे जा रहे हैं। पृथ्वी की 3 परतें होती है, एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। परपटी, सबसे ऊपरी परत जो होती है वह होती है परपटी। उसके बाद बीच वाली परत होती है मेंटल, एम से मिडिल, एम से मेंटल, ऐसे आप याद रखेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे जो नीचे रहता है वह होता है क्रोड। क्या होता है? क्रोड। तो जो केंद्रीय क्रोड होता है उसका तापमान और दाब कैसा होता है? ऑप्शन है क्रमशः उच्च एवं निम्न। क्या तापमान उच्च होता है और दाब निम्न होता है, या दोनों उच्च होता है, या फिर दोनों निम्न होता है? तो इस तरह के प्रश्न आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप जो है परेशान हो जाएंगे अगर आपको पता नहीं रहेगा। इसलिए आसानी से समझिए कि पृथ्वी के नीचे जितनी गहराई में हम जाएंगे, जितनी गहराई में हम जाते जाएंगे, तापमान और दबाव दोनों लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो तापमान और दबाव दोनों क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? दोनों उच्च होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च एवं उच्च, यानी तापमान भी उच्च होता है और दाब भी कैसा होता है? उच्च होता है, काफ़ी उच्च होता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा मेंटल होता है? फिर देखिए अगला प्रश्न जो है वह भी पृथ्वी की परतों से पूछ लिया गया है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, भूपरपटी भी उसको कहते हैं, या परपटी, यह बहुत कम होता है। बहुत कम यानी कितना परसेंट की बात होता है? ये आयतन का मात्र 1% होता है। उसके बाद बात कर ले मेंटल, बीच सबसे अधिक होता है। बीच में सबसे अधिक होता है। कितना होता है? तो 84% होता है। कितना होता है? 84% होता है। और जो सबसे नीचे की परत होती है जिसको क्रोड या नीफे भी कहते हैं, इसका जो परसेंटेज होता है पृथ्वी के वॉल्यूम का, पृथ्वी के आयतन का, वह मात्र
15% होता है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा मेंटल होता है। तो मेंटल कितना होता है आप देख लीजिए आसानी से, 84%। अगर यहीं पर पूछ देगा आपसे भूप्रपट्टी का कितना होता है, तब आप बोलिएगा 1%। अगर आपसे पूछेगा कि क्रोड का कितना होता है, तब आप बोल दीजिएगा 15%। तो ये 3 बातें आपको दिमाग में रखनी है। जो ऊपर है, जो पहला है, वह मात्र 1% है। जो बीच में है सबसे अधिक है, और उसके बाद सी की बात करें यानी क्रोड की बात कर लें तो वह 15% है। क्वेश्चन नंबर 9 अब है सेल। प्राथमिक सेल कहलाता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आसानी से सब बातें हमें समझ में आ जाएंगी। सेल 3 प्रकार की होती है। सेल कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो पहली जो बात कर लें वह होती है आगन्य सेल। दूसरी बात कर लें तो वह होता है अवसादी सेल। और तीसरी बात कर लें तो वह क्या होता है? रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल। अंग्रेजी में भी इसके नाम आपको याद रखने हैं। कई बार अंग्रेजी में अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप गलती कर बैठेंगे, इसलिए अंग्रेजी में भी जान लीजिए। जो आगन्य सेल है इसका नाम है इग्नियस। इसका अर्थ ही होता है अग्नि। अग्नि से बना है, आग से बना है, तो आगन्य इग्नियस। अवसादी का जो नाम है वह नाम है सेडिमेंट्री। क्या नाम है? सेडिमेंट्री। इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है जो स्थिर हो। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें परतें बन जाती है, अवसाद जमा होता चला जाता है। और जब आगन्य और अवसादी सेलें एक लंबे समय अंतराल में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो है, जब इसका रूप चेंज हो जाता है तो वह क्या बन जाता है? रूपांतरित सेल बन जाता है। इसका जो अंग्रेजी में नाम है वह है मेटामॉर्फिक। क्या नाम है? मेटामॉर्फिक। याद रखिएगा, अंग्रेजी में मैं लिख रहा हूँ MORPHIC, मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है? रूप परिवर्तन। मेटामॉर्फिक का क्या अर्थ होता है? रूप परिवर्तन। इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, यानी यह रूप परिवर्तित करता है। तो हम लोगों ने सेल के 3 प्रकारों के बारे में पढ़ लिया। थोड़ा सा और समय देंगे, थोड़ा सा और समझिए, तब जाकर के अगर प्रश्नों को हम लोग करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जो आगन्य सेल होता है, आगन्य सेल जो होता है इसका अंग्रेजी नाम इग्नियस और आग जिसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में। दूसरा जो होता है अवसादी, इसको सेडिमेंट्री कहते हैं। स्थिर होती है चट्टानें, ये परतदार चट्टानें भी कहलाती हैं। जितने प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, मृत पेड़ पौधे और मृत जीव जंतु जो हैं इसके नीचे दब कर रहते हैं, इसलिए अधिकतर जीवाश्म जो हैं, या यूँ कहें कि इसको हम जीवाश्म सेल भी कह दें कि जिसमें कि जीवाश्म पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवसादी सेल, क्योंकि इसमें परतें बनती, उन्हीं परतों के बीच में मृत पौधे की पत्तियां या और कोई जीव जंतु जो है, इसलिए अवसादी सेल आपको दिमाग में रखना है। तीसरा जो है रूपांतरित सेल, मेटामॉर्फिक सेल, रूप परिवर्तन है, कायांतरित चट्टान है। अब जो इसमें सबसे ऊपर है आगन्य चट्टान, ये कैसे बनती है? धरती के नीचे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की भौगोलिक क्रियाएं होती है। यहाँ पर इसको हम ऐसे समझते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत है, इसको पूरा हम समझ लेते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत है, और ये पृथ्वी के नीचे की परत है। तो पृथ्वी के नीचे जो है लावा जो है, मैग्मा, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव के रूप में रहता है, और यह वृत्ताकार जो है गमन करते रहता है। कैसा गमन करता है? वृत्ताकार गमन करते रहता है। जैसे इसको रास्ता मिला निकलने का बाहर, तो ये बाहर निकल करके पृथ्वी के बाहर निकल करके जो है ठंडा होने पर जम जाता है। अंदर बहुत खौलता रहता है, गर्म रहता है, अब बाहर निकल ठंडा होने पर जम जाता है। ठंडा होने पर जो जम गया वह चट्टान का रूप ले लिया। इसको हम लोग आगन्य चट्टान कहते हैं, आगन्य सेल कहते हैं, बाहर निकल करके। एक दूसरा होता है जो कि जमीन के अंदर ही रह जाता है। एक जो होता है आगन्य चट्टान में, जैसे ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की परत है, इसमें इसके नीचे रह जाता है, नीचे फंस के रह जाता है। तो जो नीचे फंस के रह जाएगा आगन्य चट्टान में,
उसको हम अंतर्भेदी कहेंगे। जो बाहर निकल गया, बाहर निकल के चट्टान बन गया ठंडा होकर के, उसको हम क्या कहेंगे? बहिर्भेदी कहेंगे। क्या कहेंगे? बहिर्भेदी कहेंगे। भारत के अंदर जो दक्कन का पठार है वह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो बेसाल्ट चट्टान है यह बहिर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। क्या हुआ इसका मतलब? थोड़ा सा परेशान नहीं होना है, सिंपली समझिए। वैसा आग्नेय शैल यानी जब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वह लावा के रूप में बाहर निकला, खौला हुआ द्रव के रूप में बाहर निकल करके जो जम गया, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे बहिर्भेदी। और बेसाल्ट चट्टान जो है इसी प्रकार माफ करेंगे, बेसाल्ट चट्टान जो है इसी प्रकार का चट्टान है, यानी बहिर्भेदी है, आग्नेय है। कैसा है? बहिर्भेदी है और आग्नेय है। तो ये इस प्रकार की चट्टानें होती हैं, इनको हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान को ही हम लोग प्राथमिक शैल भी कहते हैं। तो अब जो प्रश्न है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो प्रश्न है कि प्राथमिक शैल कहलाता है, आप समझ गए होंगे आग्नेय शैल। अवसादी शैल आग्नेय शैल से बनता है लंबे समय में परत दर, जब आग्नेय चट्टानें टूट टूट करके परतों के रूप में जम जाती है तो अवसादी बनता है, इसको हम लोग द्वितीयक शैल कह सकते हैं। रूपांतरित शैल क्या है? आग्नेय और अवसादी से यह रूप चेंज होके बनता है, तो ये रूपांतरित शैल है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो एक बार वीडियो को ध्यान से रोकें, अपनी कॉपी पर एक बार डायग्राम बना लें, समझ लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए ताकि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगे। हम लोग और उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बेसाल्ट चट्टान उदाहरण है। आ गया प्रश्न। अभी तुरंत हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं। कि ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे नीचे मैग्मा है, गर्म है, तरल के रूप में खौल रहा है और यह वृत्तीय पथ में घूम रहा है। जैसे ही रास्ता मिला बाहर निकल के ठंडा होके जम गया। इसी से बनता है बेसाल्ट चट्टानें। इसी से क्या बनता है? बेसाल्ट चट्टान बन गया। तो बहिर्भेदी है और आग्नेय है। तो आप देखिए बहिर्भेदी और आग्नेय, ये रहा, यहाँ पे ये रहा बहिर्भेदी आग्नेय शैल है। बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार का चट्टान है? बहिर्भेदी है और आग्नेय है। फंसना नहीं है, समझते जाइएगा। अच्छा, एक बात और जो आपको समझना है कि जो बाहर आग्नेय चट्टान बनता है उसके जो दाने होते हैं वो बहुत महीन होते हैं। उसके जो दाने होते हैं, लावा के जो दाने होते हैं, बहुत महीन होते हैं। जबकि जो नीचे ही फंस के रह जा रहा है, धरती के नीचे, ज़मीन के नीचे जो फंस के रह जा रहा है, वह जो है उसके दाने काफ़ी बड़े आकार के होते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या क्या है? जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हम निवास करते हैं, उसकी त्रिज्या पूछ रहा है, उसका रेडियस पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू NCERT इसका जो सही उत्तर है वह है 6371 किलोमीटर। ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं थोड़ा सा देखिएगा, 5846 किलोमीटर। अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं या अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो 5846 ज़रूर आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्या है ये 5846? भारत के अंदर जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क से संबंधित है। यह 4 महानगरों को जोड़ती है। उसकी जो कुल लंबाई है वह 5846 किलोमीटर है। उसके बाद बात कर लें, जो दूसरा विकल्प हमको यहाँ पर इस में दिख रहा है वह है थोड़ा सा हम लोग वीडियो को पॉज करते हैं। दूसरा जो विकल्प हमको दिख रहा है 3214, यह क्या है? तो आप अगर भारत के नक्शे को देखते हैं, भारत के नक्शे को अगर आप देखते हैं तो ये जो इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। 2525 फिर क्या है? ये गंगा नदी की कुल लंबाई है। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वह कितनी है? 2525 किलोमीटर। आपको बताना है कि बिहार में गंगा नदी कितने किलोमीटर बहती है। ये आपसे प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। और यहाँ जो प्रश्न है कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6371 किलोमीटर। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है और एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है।
भूकंप की संभावना का अनुमान स्थानीय लोग कैसे लगाते हैं? तो जहाँ तक भूकंप की संभावना की बात है, तो भूकंप की संभावना लगाना मुश्किल है या यूँ कहें नामुमकिन है। लेकिन स्थानीय लोग जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका अध्ययन करके, ऑब्जर्व करके वो जानते हैं कि शायद भूकंप आएगा, और ये बहुत यूँ कहा जाए कि प्राकृतिक भी है और आपकी किताब में दिया हुआ है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, तीसरा विकल्प है कि सांपों का धरातल पर आना, और चौथा एवं अंतिम है इनमें से सभी। तो आपको यह बात एकदम दिमाग में अच्छे से रख लेनी है कि भूकंप की संभावना का अनुमान, ये तीनों कारक जो है इम्पॉर्टेंट हैं। याद रखिएगा, जानवर, मछली और सांप, जानवर, मछली और सांप, आराम से आप याद रहेगा। जानवर के व्यवहारों का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, और तीसरा है सांपों का धरातल पर आना। इन तीनों विधियों से जो है स्थानीय लोग भूकंप की संभावना का पुनर्नुमान लगाते हैं। अगला प्रश्न जो है कि चाप झील का निर्माण होता है। चाप झील, ऑप्शन है वर्षण द्वारा यानी वर्षा के द्वारा, नदी द्वारा, हिम नदी द्वारा या पहाड़ी द्वारा। चाप झील क्या होता है जरा सा समझिएगा। चाप झील जब नदियां बहती हैं, जब नदियां बह रही हैं, तो कई बार यह नदियां जो हैं अपना रास्ता बदलती हैं, या यूं कहें इसकी कई वितरिकाएं हो जाती हैं, और यह नदियां अपने लूप को छोड़ करके अलग रास्ते से बहने लगती हैं। और कई बार फिर क्या होता है कि ये नदियां पुनः अपने रास्ते को चली गई, ये पुनः अपने रास्ते को चली गई, और ये जो यहाँ पर बच गया, जो रास्ता बदल के एक क्रिएट हुआ झील, अब इसमें नदियाँ प्रवाहित नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर पानी जमा है, गड्ढा है, नदियों ने रास्ता बनाया हुआ था, तो ये जो बन गया ये चाप झील है। तो प्रश्न है कि चाप झील का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? नदी के द्वारा हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भूकंप की उत्पत्ति जहाँ होती है वह स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन है उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, क्रेटर और ज्वार भाटा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन लोग इसमें कभी कभी फंस जाते हैं। प्रश्न देखिए, भूकंप की उत्पत्ति जहाँ होती है, यानी ये जो है जमीन के नीचे, आपको पता है कि भूकंप जो है वह जो पृथ्वी के नीचे प्लेटें हैं उनके टकराने से आती है। तो पृथ्वी की नीचे जो है जहाँ प्लेटें टकराती हैं, पहली बार टकराई, तो उसी को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, यानी उत्पत्ति केंद्र या उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उद्गम। धरती का ऊपरी हिस्सा जहाँ पर कि ये भूकंपीय तरंगे जो कि PSL होती हैं, 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं, वो तरंगे जहाँ पर यह पहली बार बाहर निकली धरती के ऊपरी वाले हिस्से से, उसको हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। इसमें एक ऑप्शन क्रेटर भी है। क्रेटर क्या होता है? जब ज्वालामुखी धरती के नीचे से निकलता है तो उसका जो मुख होता है, जिधर से अग्नि निकलती है, मुख जो होता है, उसी मुख को क्रेटर कहते हैं। और ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा समुद्रों में आती है, चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण आता है, पूर्णिमा अमावस्या को देखने को मिलता है, तो ज्वार भाटा, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। अब आगे है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा किस रूप में घूमता है? इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब आप लोग बताइए ऑप्शन देख करके, सरल रेखा के अंदर, वृत्तीय रूप में, कोणीय रूप में, या फिर घूमता ही नहीं है। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है जो कि बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग लावा भी कह देते हैं। मैग्मा छोटे छोटे कण होते हैं जो बाहर निकल गए, बहिर्भेदी आग्नेयशील, आपको मालूम है, उसके कण पतले होते हैं, महीन होते हैं, अंदर रह गया तो मोटा हो गया। तो ये जो घूमता है, ये मैग्मा किस रूप में घूमता है? वृत्तीय रूप में घूमता है। किस रूप में घूमता है? वृत्तीय रूप में घूमता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में, या फिर दक्षिण अफ्रीका में। तो नियाग्रा वाटरफॉल जो है ये उत्तरी अमेरिका में, और कहाँ है, किसके किसके बीच है? तो ये भी आपको याद रखना है, USA एंड कनाडा के बीच है। USA एंड कनाडा, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों नॉर्थ अमेरिका के देश हैं, उत्तरी अमेरिका के देश हैं। आप फंसिएगा नहीं, उत्तरी अमेरिका किसका है? उत्तरी अमेरिका।
आगे बढ़ते हैं। तटीय मेहराब का निर्माण किससे होता है? प्रश्न में थोड़ी सी मिस, किससे होता है, यानी तटीय मेहराब का निर्माण कैसे होता है? देखिए, समुद्र में मान लिया जाए कि एक इस प्रकार का कोई पत्थर है, समुद्र में ऐसे करके ऊंचा करके तट है, समुद्री तटें हैं। जब तरंगें उठती हैं ना, जब तरंगें उठती हैं तो तरंगें जो हैं इनको काटती हैं, इस हिस्से को काटने लगती हैं। काट के मान लिया जाए कि अगर इस रूप में बना दे, इस रूप में बना दे, ये नीचे का हिस्सा कट गया, ये नीचे का हिस्सा क्या हो गया? कट गया। कई बार क्या होता है कि पहले जैसे ये गोल बना, इसको आप कहेंगे, इसको हम कहते हैं समुद्री गुफा कहते हैं। ये जो इधर से होल होकर के पानी पार होगा, इसको समुद्री गुफा कहते हैं। अच्छा, दूसरा चित्र हम दिखा रहे हैं आपको। दूसरे चित्र में क्या है कि इसी तरह का है। अब देखिए, गोल ना होकर के ये नीचे वाला हिस्सा, ये जो नीचे वाला हिस्सा दिखा रहा मैं आपको, नीचे वाला हिस्सा कट गया। इसी को कहते हैं तटीय मेहराब। क्या कहते हैं? तटीय, इस तरह की आकृति। और तीसरी एक और चीज़ अब जान लीजिए, स्टैक। एक होता है समुद्री गुफा, एक होता है तटीय मेहराब, और एक होता है स्टैक। वो क्या होता है? इसमें ये ऊपर हिस्सा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा, ये भी कट जाता है। अब क्या बचेगा? इस तरह से ये पूरा खाली हो गया, ये पूरा गैप बन गया। ये जो गैप आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये जो इस तरह से ये वाला गैप, पूरा गैप बन गया, उसको हम स्टैक कहेंगे। इन तीनों जो आकृति है, इनका निर्माण जो है वो समुद्री तरंग के द्वारा होता है। तो तटीय मेहराब का निर्माण किससे होता है? समुद्री तट देख के आप नदी मत मारिएगा, समुद्री तरंगों के द्वारा होता है, ओशियन वेव्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। वायुमंडल की किस परत में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जल उठते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत के अंदर इस प्रकार की कई झीलों का भी निर्माण हुआ है। आपको बताना है कि कौन सी झील इस प्रकार का है जो कि उल्कापिंड से निर्मित है। वायुमंडल की किस परत में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जल उठते हैं? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और फिर बाह्य मंडल। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मध्य मंडल। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मध्य मंडल। यानी जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं उल्कापिंडें तो वो मध्य मंडल में जो है आकर के जलना स्टार्ट हो जाती हैं। अगला है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? आप सबको पता है वायुमंडल की 5 परतें हैं, 5 परतें हैं। सबसे ऊपर जो होता है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल कह लीजिए, आयन मंडल कह लीजिए, चौथा होता है, और पांचवा होता है बहिर्मंडल। पांचों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसका हिंदी नाम, अंग्रेजी नाम, ये सब आपको पढ़ के जाना है। तो जो सबसे ऊपर होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की हम बात कर ले तो क्षोभ मंडल में जितनी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं सब क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ होता है? क्षोभ में होता है मौसम संबंधी घटनाएं। दूसरा जो समताप मंडल है, समताप मंडल कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ते हैं। एरोप्लेन देखा होगा आपने, तो वो समताप मंडल में उड़ते हैं। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण परत है ओजोन परत, वह भी कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। आपको बताना है कि ओजोन परत की मोटाई हम किससे मापते हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। तो समताप मंडल में ये सारी बातें होती है। आयन मंडल की बात कर लें जो कि हमारा चौथा मंडल है, चौथा। अभी तीसरा मंडल हम लोग देखे थे, मध्य मंडल में क्या होता है? उल्कापिंडें जैसे ही प्रवेश करती हैं इसमें जल उठती हैं, तीसरा में, याद रखिएगा। चौथा जो है वो बाह्य मंडल भी कहते हैं या आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, टीवी हम लोग देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, इसी कारण से, आयन मंडल के कारण से। और पांचवा जो है वह बहिर्मंडल कहलाता है। सबसे बाहरी हिस्सा यही है, बहिर्मंडल। तो पृथ्वी की 5 परतें हैं। प्रश्न है कि मौसम संबंधी घटनाएं आप आसानी से बता दीजिएगा कि क्षोभ मंडल में होता है। आपसे पूछता कि हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो समताप मंडल में। आपसे पूछेगा बताइए कि ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। रेडियो, टीवी, ये सब जो जितने भी संचार वगैरह चीज़ें होती हैं वो किस मंडल से संबंधित हैं, तो आयन मंडल से है। तो आप आसानी से जो है
प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। और अंतिम प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, व्यापारिक पूर्वी एवं पश्चिमी पवन किस प्रकार की पवन है। आपके सामने 3 विकल्प हैं, अस्थायी पवन, स्थानीय पवन और मौसमी पवन। पवन जो है यानी वायु जो है वो 3 प्रकार की होती है, अस्थाई, स्थानीय और मौसमी। अस्थाई पवन एक कौन सी पवन हो गई, व्यापारिक, जो कि वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलते रहेगा, उसको हम अस्थाई पवन कहेंगे। और ये जो व्यापारिक पूर्वी और पश्चिमी पवन है, ये भी अस्थाई पवन के उदाहरण है, ये भी वर्ष भर जो है लगातार एक ही दिशा में चलता रहता है। स्थानीय पवन क्या हुआ, विशेष समय में चलने वाली, जैसे कि हो गया लू वगैरह स्थानीय पवन के उदाहरण है। समुद्री समीर, स्थलीय समीर, ये भी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं जो मौसमी पवन है, मानसूनी पवनों को हम जो मानसूनी वर्षा उससे होती है, तो मौसमी पवन के उदाहरण है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसके हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थाई पवन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ जरूर होगा।